जो बजट अभी हमारे पास आया है, इतना ज़बरदस्त किस्म का टैक्स, सेल्स टैक्स की मद में लगाया गया है। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो फिर मुल्क का गुजारा कैसे होगा। आईपीपीज को लाना और इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। दे आर नॉट फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये शेल कंपनी जिन्होंने बनाई हुई है सारे पाकिस्तानियों की हैं। सर्दियों में बिजली की जरूरत नहीं होती, पैसे उतने ही देंगे उनको, गवर्नमेंट देगी और वो डॉलर्स में देगी। और मैं समझता हूँ कि नंबर वन करप्ट डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स। आपने अपने सारे एक्सपोर्टर्स को उनका शिकार बना दिया। पॉलिटिकल माफिया है जो कि अपने इन्फ्लुएंस से टैक्सेस पे करना नहीं चाहता। जो लोग साइकिलों पे और फुटपाथों पे बैठे थे वो अरबपतियों का महलों में चले गए तो इसका मतलब पाकिस्तान में जो बेस्ट प्रोफेशन है इट इज़ द पॉलिटिक्स। स्कैंडल आया था वीट का, सजा क्यों नहीं दी गई है? मेरे ही किसी कोलीग की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी दे रहा, मैं तो नहीं करूँगा ना, मैं तो उसको हशर कर दूँगा। मेरी तो हम्बल रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान आर्मी से कि वो आके चीज़ों को सही करें और इसको बेहतर करें। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपका मेज़बान फरहान सिद्दीकी, टेक्सास के शहर ह्यूस्टन यूएसए से। पाकिस्तानी सियासत पिछले चंद सालों से जिस बेयकीनी और इंतशार का शिकार है, इसने हर पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो या बैरून मुल्क, सबको मुतासर किया है। इंतखाबात, इसके नताइज और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल यकीनन काबिल सताइश नहीं। दूसरी जानिब मुल्क को दरपेश बैरूनी ख़तरात और दहशत गर्दी के पै दर पे वाक़यात ने मुल्क की सलामती के हवाले से फ़ौज और उसके मातहत इदारों की अहमियत हम पर बहुत अच्छी तरीके से वाज़े कर दी है। बेशक हमारे फ़ौजी जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के आगे हमेशा सीना सपर रहे हैं और इनकी खिदमत को सारी कौम इज़्ज़त व वक़ार की नज़र से देखती है। दूसरी जानिब मुल्क के माशी हालात एक अलग कहानी सुना रहे हैं। मुल्क में जहां महंगाई की लहर का असल ज़िम्मेदार कौन है और क्या मौजूदा हुकूमत इस तनाजुर में मोरद इल्ज़ाम ठहराना क्या दानिशमंदी का सबूत पेश करती है, इन्हीं उमूर पर बात करने के लिए आज मेरे शो में मैंने दावत दी है शहाब इमाम साहब को, जो कि एक रिप्यूटेड लॉयर, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट हैं। इनसे चल के बात करते हैं कि पाकिस्तान के इस पस मंज़र में इनका इस बारे में क्या ख्याल है। हमें इस बात से बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमें शहाब इमाम साहब ने नॉर्थ अमेरिका के मुल्क कनाडा से ज्वाइन किया है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहाब इमाम साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फरहान सिद्दीकी साहब कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं नॉर्थ अमेरिका की जो ऑडियंस है उनको बता सकूं कि पाकिस्तान की टैक्सेशन के क्या हालात हैं, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज वहाँ क्या हैं और इनसे रिलेटेड जो लीगल इश्यूज हैं उसमें क्या हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं। शाह साहब, मुझे तो सबसे पहले तो ये बताएं, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा इस बजट की। जो बजट अभी हमारे पास आया है, इतना ज़बरदस्त किस्म का टैक्स, सेल्स टैक्स की मद में लगाया गया है, कितने ट्रिलियन डॉलर्स का अगर कंपेयर किया जाए डॉलर्स के अंदर, तो कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान के इस बजट को? देखें, मैंने 25 साल सरकारी नौकरी की है और मैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कस्टम्स के महकमे का ऑफिसर रहा हूँ। सीएसएस मैंने किया था और ये वो बैच है जो सेल्स टैक्स में इंडक्ट हुआ था। तो शुरू के 4 साल मेरी नौकरी के सेल्स टैक्स में थे। ठीक है। ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में टैक्स कल्चर बिल्कुल भी नहीं है और कोई भी टैक्स नहीं देना चाहता और एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है हमें पाकिस्तान। अब मैं ये एक आम शहरी के तौर पे बात नहीं कर रहा, ना मैं जर्नलिस्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ, ना मैं लॉयर के तौर पे बात कर रहा हूँ, मैं एज ए टैक्सेशन ऑफिसर ये बात कर रहा हूँ, एक्स टैक्सेशन ऑफिसर या एक्स एम्प्लॉय ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो हमारे कॉमन मैन है, जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो हमारा एग्रीकल्चर लैंडलॉर्ड्स हैं, नो वन वांट्स टू पे टैक्स इन पाकिस्तान। तो जो टैक्स कल्चर है उसको इन्हेंस करने के लिए ये कैरेट एंड जो स्टिक पॉलिसी है उसके बगैर ये हो नहीं सकता। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में
आपको जो है रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि इसमें अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो फिर मुल्क का गुजारा कैसे होगा। अब ये लोग कहते हैं कि जी हम टैक्स देंगे तो हमारे जो हम टैक्स देते हैं वो तो लगता नहीं है, तो हम टैक्स क्यों दें। तो आप टैक्स दे कहाँ रहे हैं जो टैक्स लगेगा। आपको जो सरकार नौकरियों के लिए की बात की जाती है कि जी नौकरियां, लोग बेरोजगार हैं, तो एक्सपेंडिचर जो बजट है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बजट, उसमें पैसे होते ही नहीं है। एक खराबी ये है। दूसरी खराबी ये है कि जो आपके जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के जो प्रोजेक्ट्स को जो साइन किया गया वो 1993 में, जब जरदारी साहब मिनिस्टर थे पावर के और मोहतरमा शहीद मोहतरमा थी प्राइम मिनिस्टर, तो ये वो एग्रीमेंट्स साइन हुए थे इस तरह के, इन पेमेंट इन डॉलर्स और कंप्लीटली टू देयर कैपेसिटी, इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि वो कितनी बिजली देंगे। सर्दियों में बिजली की जरूरत नहीं होती, वो आईपीपीज बंद होते हैं, पैसे उनको जितना, अगर 100 मेगावाट बना रहे हैं, 1000 मेगावाट बना रहे हैं, पैसे उतने ही देंगे उनको, गवर्नमेंट देगी और वो डॉलर्स में देगी। और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली जो और हुकूमतें आई वो उसको रिवाइज मतलब एक्सटेंड करती हुई, और लास्ट एक्सटेंशन हुई है जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट जो 14-17 महीने की आई थी उस दौरान ये हुई है। तो जो आपका रेवेन्यू ब्लीड हो रहा है वो यहां पे ब्लीड हो रहा है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत जरूरी है लोगों को बताना कि जो पॉलिटिकल इलीट है उसने कैप्चर कर लिया है आपकी उस सेक्टर को जहां पे रेवेन्यू ब्लीड हो रहा है और आम आदमी सफर कर रहा है। शुगर पे सारा इनका कब्जा है, ठीक है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, प्रॉपर इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजनेसमैन है, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सारा शुगर इंडस्ट्री पे इन लोगों का कब्जा है, सीमेंट पे इनका कब्जा है, फर्टिलाइजर पे इनका कब्जा है, पावर जनरेशन पे इनका कब्जा है। अब इस दफा जो टेक्सटाइल एप्टमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एसोसिएशन वालों के जो सदर हैं गौहर एजाज, और एजाज गौहर, जो कि अभी मिनिस्टर भी थे कॉमर्स के, तो जब वो कॉमर्स मिनिस्टर बने तो उनको एक्सेस मिली डॉक्यूमेंट्स की और उन्होंने देखा, और अब वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो टेक्सटाइल ओनर्स हैं दे आर द रियल ट्रू बिजनेसमैन। ठीक हो गई बात। और टेक्सटाइल कमोडिटी आपका 90% ऑफ एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स लेकर आता है पाकिस्तान में। वो एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स जो लेकर आते हैं उनको आपने बिजली महंगी कर दी, ठीक है। आप उनको जो है जो रॉ मटेरियल है, अब जो बजट में प्रॉब्लम हुई है वो बजट क्या है। आपने बजट लगाया पॉलिटिकल एलीट ने बिजनेसमैन के ऊपर, और बजाय उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपने एक रिस्ट्रिक्टिव टैक्स रिजीम दे दिया। एक्सपोर्टर्स पे पहले था 1% फाइनल डिस्चार्ज, कि आपने जो भी आपकी वैल्यू है उस पे जो भी कमोडिटीज है, हाइपोथेटिकली अगर कोई $100 है तो उसका 1% आपने पे किया और दैट्स इट, खत्म हो गई बात। अब उन्होंने उस स्पेशल रिजीम से उनको निकाल के एक्सपोर्टर्स को कहा कि आप नॉर्मल रिजीम ऑफ टैक्सेशन में है जिसमें 29% इनको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर कोई आप गुड्स लेते हैं अपने एक्सपोर्ट की, जो जीरो रेटिंग की फैसिलिटी थी वो खत्म कर दी। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि इंतहाई करप्ट डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, और मैं समझता हूं कि नंबर 1 करप्ट डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स, आपने अपने सारे एक्सपोर्टर्स को उनका शिकार बना दिया। और जब जब ये कहते हैं कि भाई माशाल्लाह लगातार ये हो गया जी, तो तब तब पाकिस्तान में तरक्की हुई है, क्योंकि स्टेबिलिटी होती है, लोगों को पता है कि पैसे इन्वेस्ट होंगे, लगेंगे। जो पैसे लगा लगते हैं ये खा जाते हैं। कोई मुझे मुझे तो मैंने तो 25 साल नौकरी कर ली, 5 साल की वकालत कर ली, 30 साल हो गए। तो जो लोग साइकिलों पे और फुटपाथों पे बैठे थे वो अरबपति हो गए, महलों में चले गए। तो इसका मतलब पाकिस्तान में जो बेस्ट प्रोफेशन है इट इज द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज द बेस्ट प्रोफेशन। कि आप स्ट्रीट अर्चन हैं, आप स्कूल के ड्रॉप आउट हैं, आपकी कोई तालीम और तरबियत नहीं है, बस आपने हल्ला गुल्ला किया और आपको एमपी एमएनए बन गए और आपने लूटमार कर दी। तो भाई पाकिस्तान को अगर सही करना है तो आपको इसके फंडामेंटल्स ठीक करने पड़ेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सही करना पड़ेगा, और जो है ना बेरहम एहतसाब करना पड़ेगा, तब जाके चीजें सीधी होंगी। वरना इसी तरह से जो है वो टैक्स, अच्छा टैक्स जो भी लगता है वो पूरा हो जाता है, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरा कर देता है। आप 10 रुपए कहते हैं वो 10 रुपए जमा करके दे देता है, आप 20 रुपए कहते हो 20 रुपए करके दे देता है। मगर जो एक्सपेंडिचर साइड है जहां पे ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वाले या पुलिस सर्विस वाले लोग बैठे हैं, या सूबाई ब्यूरोक्रेसी के जो जो लोग बैठे हुए हैं, और जो आपके वहाँ सूबाई मिनिस्टर हैं,
वो उस पैसे का करते क्या है, वो पैसा जाता कहाँ है, जो मुख्तलिफ हेड्स में ईयर मार्क हुआ होता है, वो किधर जाता है? मुझे तो नहीं नजर आता। ना रोडें बनती हुई मैंने देखी, ना पानी आता है, ना बिजली है, और ना सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है। और पैसे जो भी जमा हुए, जो भी बजट आया, लोगों ने जैसे तैसे करके एफबीआर ने पूरा कर दिया। तो एफबीआर अगर माना कि चलो एफबीआर में करप्शन है, तो उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स करप्शन जो है वो दूसरे महकमों में। तो इसको इसको फंडामेंटल्स को सही करने के लिए हमारे ऊपर लाजिम है कि हम डायरेक्शन को सीधा करें। और आज हम इतना बेहतरीन मुल्क है, चारों मौसम है, जितनी इकाइयां रहती हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ये नहीं होता कि वो मेरा हक मार रहा है, वो मेरा हक मार रहा है। एक अगर जंगजू है तो दूसरा पढ़ने लिखने वाला है, तो तीसरा काश्तकार है, तो चौथा जो है वो फिशरमैन है। तो सब अलग अलग अपने दुनिया में है। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को करेंगे तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एलीट है, वो इस मुल्क को चूस रही है, चाट रही है। आज मैं कहता था नेशनलाइजेशन वाज अ बैड पॉलिसी ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, मगर आज इनके हालात देखे, इन पॉलिटिकल एलीट्स के, मैं ये समझता हूँ कि शायद भुट्टो साहब का वो नेशनलाइजेशन का जो इकदाम था वो दुरुस्त था। मैं ये समझता हूँ कि जितने आईपीपीज हैं, जितनी शुगर मिल्स हैं, जितने सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, और जितने फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रीज हैं जो प्राइवेट लोगों के पास हैं, वो नेशनलाइज कर देनी चाहिए। शाह भाई 75+ ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए। टैक्सेशन का निज़ाम कब सही होगा, कौन सही कराएगा? अगर इतनी करप्शन इनकम टैक्स के अंदर मौजूद है तो क्या हमारा जो पॉलिटिकल माफिया है जो कि अपने इन्फ्लुएंस से टैक्सेस पे करना नहीं चाहता, हमारा फ्यूडलिज्म है जो कि टैक्स पे करना नहीं चाहता, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो चाहे एग्रीकल्चर हो, इसको कौन टेक ओवर करेगा, इसको कौन ओन करेगा? क्योंकि हमारा टैक्स, आपकी वाली बात कि जब हमारे पास से प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही है, एक्सपोर्ट्स ही नहीं हो पा रही हैं, रिसीट्स नहीं बढ़ रही हैं, तो टैक्सेशन की ही मद में एक आम आदमी को जकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये तो कोई इसका हल नहीं है। अगर आप आज का अगर बजट उठाकर देखते हैं कि जो उसकी बैलेंस शीट हमारे मुल्क की आई है, उसके अंदर जो 67% जो एक्सपेक्टेड रिसीट्स हैं वो बेसिकली बेस्ड ऑन द टैक्सेशन है। सेल्स टैक्स के अंदर इतना करप्शन है। आपने भी एक बात की आईपीपीस को लेके, आईपीपीस का बनाना या उसको लेकर आना, मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल सेकंड करूंगा कि इट वाज अ गुड डिसीजन टू ब्रिंग द आईपीपीस इन द कंट्री टू प्रोड्यूस अ इकोनॉमिकल एंड अ चीप इलेक्ट्रिसिटी इन द पाकिस्तान, राइट। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप देखें कि जो हमारे मुल्क में जो करेंसी का जो एक डिवैल्यूशन का जो एक स्टैंडर्ड रहा है, जो गैस की प्राइसेस हमारे पास रही है, नहीं पेट्रोल की जो प्राइसेस है, क्या आपको लगता है कि उसको देखते हुए क्या आईपीपीस को लाना और इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, क्या इट वाज अ राइट डिसीजन? क्या कहते हैं इस बारे में? देखें फरहान भाई, फरहान सिद्दीकी साहब, एक तो मैं इस चीज को करेक्ट करना चाहता हूं, इस इंप्रेशन को, कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। दे आर नॉट फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये शेल कंपनी जिन्होंने बनाई हुई है सारे पाकिस्तानियों की है। ये टपाल की है, ये एंग्रो दाऊद वालों की है, ये आपके मंशास की है, और मुख्तलिफ ये पीछे जो है इनके पॉलिटिशियंस हैं। कोई कंपनी बाहर की नहीं है, सारे पाकिस्तान के अपने लोगों की आईपीपीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें एक आध दो चार होंगी, अगर 100 है तो 5 होंगी। 95% पाकिस्तानियों की है। नाम बाहर का रजिस्टर करा कर यहाँ पाकिस्तान में आईपीपी, और उसको शेल कंपनी बना के, और उसको कैमोफ्लेज करके और धोखा देके और डॉलर में करके, सब पाकिस्तानियों की कंपनी है, किसी की नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं अभी व्हाट्सएप पे आपको जो ओनर्स हैं मैं उनकी लिस्ट भेज देता हूँ, आप देख लें, रिसर्च कर लें और उस पर दूसरा प्रोग्राम कर लें। तो आईपीपी का तो ये बदनीयती पे ये किया गया, किकबैक का ये वो है। और अरबों खरबों रुपए लोगों ने कमाए हैं इसमें, और कमा रहे हैं और कमाते रहेंगे जब तक ये एब्रोगेट नहीं किए जाएंगे। दूसरा, जो कलेक्शन की आपने बात की थी, तो इनकम टैक्स जो रेवेन्यू कलेक्शन है, इनकम टैक्स 17% है, सेल्स टैक्स 15% है, कस्टम्स 5% है, एफएडी जो है 3% है, बोरोइंग से 44% होता है। 44% बोरोइंग से आपका टैक्स कंप्लीट होता है। 44% बोरोइंग का मतलब है उधार। और फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू है 16%। अच्छा, जो बोरोइंग हो रही है उसमें जो फॉरेन ग्रांट्स, ये जो आपका आईएमएफ और ये वर्ल्ड बैंक और एडीपी जो कहते हैं, वो 44%। वो जो 44 का 41% जो है वो फॉरेन ग्रांट्स है। डोमेस्टिक नॉन बैंक जो है वो 22% है। डोमेस्टिक बैंक से जो ले रहे हैं वो 28 है।
और सरप्लस फ्रॉम द प्रोविंस वो 9% है। अब आप ये देखें, जो डोमेस्टिक डेट बैंक है जिससे, और ये नॉन बैंक से ले रहे हैं 28 और 22, ये हो गए तकरीबन 46%। तो इसमें भी जो है वो ये 4 साल के बाद पता चलेगा। मैं तो आज बोल रहा हूँ 22 जुलाई नॉर्थ अमेरिका में और 23 जुलाई हमारे पाकिस्तान में, और 2024 में, कि ये जो बैंक्स का इंटरेस्ट रेट इन्होंने 24% किया है, उसकी जो बोरोइंग है बैंकों से, डोमेस्टिक बैंकों से, जो स्टेट बैंक बोरोइंग कर रहा है वो कर रहा है 24% पे। और जो आपका ट्रेडर है, जो इंडस्ट्री है, वो कर 1% कर रहे हैं। 99% गवर्नमेंट ले रही है, और उसके एवज में वो 24% उनको दे रहे हैं। तो आप जब पैसे रखवाने जाते हैं बैंक्स में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो आप जो भी पैसे रखवाता है किसी भी इदारे की तरफ से, उसको किकबैक मिलता है। एक तो ये बैंक्स जो हैं दे आर मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग, विंडफॉल इनकम जो है वो ये लोग बना रहे हैं। एक तो इन्होंने डॉलर एक्सचेंज रेट पे और डॉलर्स के ऊपर अरबों खरबों डॉलर्स बनाए हैं। और ये सारे बैंक्स भी आप देख लें, किसका है, एमसीबी किसका है, हबीब किसका है, सिल्क बैंक किसका है, सिंध बैंक किसका है, मिजान किसका है, सारे इन्हीं इसी इसी गैंग का है जिनके ये आईपीपीज हैं। एक तो आईपीपी से ये लोग ले रहे हैं, दूसरा बैंक्स में जो ये पैसे बना रहे हैं, अनलिमिटेड पैसे बना रहे हैं। और उसी के एक नुमाइंदे को आपने फॉरेन मिनिस्टर भी बना दिया। और उसने कोशिश भी की उनको एक टैक्स हॉलीडे देने की, जो कि इसाक डार ने रोक दिया और नहीं होने दिया। तो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उन्हीं को, जब टैक्स बजट का होता है तो उन्हीं के और लोगों को बैठा देते हैं कि भाई टैक्स बताओ, ऐसा टैक्स का प्रपोजल देते हैं कि अपने आप को ऊपर और दूसरे को नीचे। तो बैंक्स जो हैं वो 24% पे वो पैसे बना रहे हैं, और उसका किकबैक से जो लोग पैसे रखवा रहे हैं, जो ले रहे हैं उनसे, वो लोग बना रहे हैं। तो दिस इज एन अनदर आईपीपी। एक तो आईपीपी, और वही लोग हैं जिनकी आईपीपी थे उन्हीं के बैंक है। और फिर इन दोनों को जो फैसिलिटेट कर रहा है वो वही पॉलिटिकल माफिया कर रहा है। तो ये सेल्स टैक्स का मैंने आपको बता दिया 15% है सिर्फ। आपका इनकम टैक्स सिर्फ 16% है। कस्टम ड्यूटी 5% है। एफडी 3% है। टोटल 44% की बोरोइंग आप करते हैं, आप उधार लेते हैं, उस बोरोइंग पे भी पैसे बना रहे हैं। जो लोग आके टीवी पे भाई फला फाइनेंशियल वो है, किसी की कैपिटल वेंचर है, कोई स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा है, कोई सब अपने अपने के 4 बेसिस पॉइंट और 2 बेसिस पॉइंट, और किसी के कोई बात समझ में नहीं आती, ना उनको खुद को पता है, और ना जो सुन रहा है, जो सवाल पूछ रहा है उसको पता है, और ना हम जैसे लोगों को पता है। भाई इसको कम से कम हमारे जैसे लोग से तो पूछ ले रहे कि हो क्या रहा है इधर। कि इसके इसके फंडामेंट पॉलिटिकल माफिया, पॉलिटिकल गैंग को जब तक आप नहीं काबू करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान ट्रैक पे नहीं आएगा। कौन करेगा? इट इज अ मूड क्वेश्चन। इसका जवाब ना मेरे पास है ना मैं आपके पास है। वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ शहाब इमाम साहब हैं। उनके साथ बहुत इंफॉर्मेटिव उनके साथ डिस्कशन चल रहा है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो शहाब इमाम साहब, मेरा अगेन आपसे सवाल ये कि जो हमारे पास जो कल्चर इस वक्त आ चुका है कि जो टैक्स हमने नहीं देना है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो किस तरीके से रिवाइव हो सकता है? देखें, वो इस तरह से रिवाइव हो सकता है कि हमें ये डेमोक्रेटिक जो डिस्पेंसेशन है इसको रोकना पड़ेगा 10 15 20 साल के लिए। और हमारी जो एक ही सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन है, अबव बोर्ड इंटेग्रिटी का इंस्टीट्यूशन है, और मेरिट का इंस्टीट्यूशन है, सिफारिश बिल्कुल वहाँ नहीं चलती, उस इंस्टीट्यूशन को स्पेस देनी पड़ेगी। उनको आगे आना पड़ेगा। वो आके जो है वो चीज़ों को सही करें। और पाकिस्तान को 25 साल के लिए, 30 साल के लिए ट्रैक पर डालें। इंटरनेशनल लोग भी उनसे बात करते हैं, और उनकी एक क्रेडिबिलिटी है। हमारे पॉलिटिशियंस की किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं है, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, आई डोंट वांट टू बी पर्सनल, मगर सब एक जैसे हैं, ए टू जी। चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, चाहे वो किसी भी अ, उसके स्कूल ऑफ थॉट के लोग हों, तो वो डेफिनेटली जो है, कोई नो वन वांट्स टू टॉक टू देम। तो उस वजह से मैं मेरी तो हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तान आर्मी से कि वो आके चीज़ों को सही करें, और इसको बेहतर करें। इवन जो प्रोसेसेस हैं जुडिशरी में भी जो सिलेक्शन होती है,
उसको जो है वो कॉम्पिटिटिव करें, एग्जाम्स होना चाहिए, और उनका पूरा एक प्रोफाइल होना चाहिए। पिक एंड चूज वाला जो है, जो इंडक्शन होती है हाई कोर्ट में जजेस की, वो पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। उसका एग्जाम होना चाहिए, और जो इंटरेस्टेड हो लॉयर्स वो एग्जाम दें, और एक सुप्रीम कोर्ट की ही बोर्ड हो, जजेस ही इंटरव्यू करें, वही पेपर्स लें, और वही सिलेक्ट करें उन लोगों को। पिक एंड चूज ना करें, पॉलिटिशियंस की रिकमेंडेशंस पे लोगों को ना लिया जाए, और उनकी इंटेग्रिटी, उनकी कॉम्पिटेंस, और मुख्तलिफ जैसे टैक्सेशन के लॉयर्स होते हैं वो टैक्सेशन के बेंचेस को करें, क्रिमिनल के जो बेंचेस हैं वो क्रिमिनल को देखें, सिविल के जो वकील हैं वो, और जो इंटरेस्टेड है 45 साल है आप उसको 40 ईयर्स कर दें, और एज बढ़ाना चाहते हैं तो एज बढ़ा लें। और प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी बिल्कुल नहीं होता इसमें, सीनियोरिटी कम फिटनेस का प्रिंसिपल होता है। और उसमें भी जिस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी में आपको 18 से 19 में कोर्सेज करने होते हैं, एग्जाम्स पास करने होते हैं, आपका एक ब्लड काउंट होता है 19 से 20 और 20 से 21, उस तरह से हो। और उसमें हायर एंड फायर का भी निज़ाम हो। ये ना हो कि अगर कोई इलेक्ट हो गया है या उसने अपनी जगह बना ली है, सिलेक्ट हो गया है, तो उसको निकालना भी मुश्किल हो जाए। तो इस तरह से चीज़ों को एक अकाउंटेबल होना चाहिए। एक जो है, जो पिलर है स्टेट का, वो दूसरे पिलर को हेल्प करे, कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि वो चीज़ों में डेडलॉक लेकर आए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान एक इंतहाई क्रिटिकल उससे गुजर रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और जो है इसमें इट्स हाई टाइम। और मैं इस तरह की जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है, मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। शाह साहब, सवाल आपसे मुझे ये पूछना था कि ये जो प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन का जो एक बीच में गैप आया हुआ है, कि जिसकी वजह से हमारे पास जो नेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इदारे हैं, वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जिसका बोझ एक कॉमन मैन के ऊपर आ रहा है। आपको नहीं लगता कि ये फ़र्क ख़त्म होना चाहिए? इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑर्डिनरी मैन तो सफर कर रहा है महंगी बिजली की वजह से। ऑर्डिनरी मैन सफर करता है महंगी चीनी की वजह से। ऑर्डिनरी मैन सफर करता है जो डेली कमोडिटीज हैं आपकी वेजिटेबल्स, उनके महंगे होने से। तो इन चीज़ों पे तो टैक्स ही नहीं है, इनका तो टैक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये एग्रीकल्चर की जो जितनी कमोडिटीज हैं जो प्राइस हाइक आती है उसमें, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, और वीट पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, फिर महंगा क्यों मिलता है? आटा क्यों महंगा होता है? तो या शक्कर क्यों महंगी है? दूध क्यों महंगा है? तो इन आम आदमी के तो ये इश्यूज है ना। नौकरी क्यों नहीं मिलती? आम आदमी के तो ये इश्यूज है। तालीम क्यों नहीं मिलती? आम आदमी का ये इशू है। तो इलाज क्यों नहीं होता? आम आदमी का ये इशू है। टैक्सेशन का तो आप अगर टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे तो 10 रुपए का है तो वो 12 रुपए का मिलेगा आपको। चाय अगर 15 रुपए की है तो वो आपको 18 रुपए की मिलेगी। तो उसका तो कोई इतना इम्पैक्ट है ही नहीं। ये तो लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि जी टैक्सेशन ये वो। देखिए, ये जो लोग टैक्स देने के काबिल हैं, या जो लोग महंगी बिजली बेच रहे हैं, अगर आपकी बिजली सस्ती हो तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी। आपकी इंडस्ट्री चलेगी तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ होगा। क्रिएशन ऑफ वेल्थ होगा तो प्रोस्पेरिटी आएगी। लोग एक्सपेंड एक्सपेंड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लाइफ स्टाइल बढ़ेगा। पैसे जो है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ तभी होगी जब आप इनको कैश लिक्विडिटी इनकी बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ेगी? आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाना चाहिए। आपके जो है वो आईटी जो है, लो हैंगिंग फ्रूट है, उस पर कोई काम नहीं होता, वो उसको भी ब्लॉक करके रखते हैं। तो इसका इशू टैक्सेशन का है ही नहीं। ये आपकी इकोनॉमी का इशू है, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशू है। आपकी जो वो जगहें हैं, आप किसने कहा था वीट को एक्सपोर्ट कर दो, और किसने कहा था वीट को इंपोर्ट कर लो? किसने कहा था शुगर को इंपोर्ट कर लो और एक्सपोर्ट कर लो? अफगानिस्तान को किसने अलाउ किया था कि सारा आप सीमेंट उधर भेज दें? तो भाई ये डिसीजंस देखे ना, इनके इम्पैक्ट आते हैं, एडवर्स इम्पैक्ट अवाम के ऊपर। अवाम के ऊपर सेल्स टैक्स पे को बढ़ाने से, सेल्स टैक्स तो है ही 15%। अभी मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स निकाल के दिए। सेल्स टैक्स तो पूरे कारोबार पे, जितना भी आपका कारो इंडस्ट्री है, रिटेलर है, होलसेलर है, आपका कमीशन एजेंट है, वो तो 15% है टोटल। तो 15% का क्या पूरा आप इल्जाम लगा देंगे कि जी सेल्स टैक्स की वजह से ऐसा हो रहा है? सेल्स टैक्स की वजह से आपकी जो रेस्टोरेंट हैं ये रजिस्टर ही नहीं होते। अरबों रुपए खरबों रुपए बना रहे हैं। किनके हैं रेस्टोरेंट्स? कौन है इनके मालिक? मैं और आप तो नहीं है। तो
चीजों को, ये जो इलीट कैप्चर है ना, इस कैप्चर को तोड़ना पड़ेगा। शाह साहब, ये जो अभी बीच में एक स्कैंडल आया था वीट का, उसमें अभी तक जो लोग इसके कसूरवार थे उनको अभी तक सज़ा क्यों नहीं दी गई है? क्या आपका एनालिसिस है इस बारे में कि जो एक बुहरान पैदा किया गया वीट का, तो कैसे देखा आपने इसको? क्या लगता है कि इसका किस तरीके से सद्भाव होना चाहिए? कैबिनेट मेंबर हूँ, तो मैं अपने फेलो कैम्बर मेंबर को कैसे करूंगा? मैं जैसे, मैं अगर ऑफिसर हूँ फर्ज करें, और मुझे मेरे ही किसी कोलीग की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी दे, मैं तो नहीं करूंगा ना, मैं तो उसको हशप कर दूंगा। तो आपस में है वो, तो मसला जाहिर है इलीट कैप्चर का है वो, तो वीट का तो इलीट कैप्चर है। शोर मचा, अखबारों में आया, टीवी पे आया, चला, खत्म हो गया, बस फिजल आउट हो गया। अब दूसरा कोई स्कैंडल आएगा और वो थोड़े दिनों में शोर मचेगा, वो फिर चुप हो जाएगा। तो अवाम तो इन चीजों से सफर कर रही है। आपकी जो स्कैंडल्स हैं, आपकी जो मिलिटेंट, ब्रेजन, और जो अनपैरेलल इन द हिस्ट्री, ये जो करप्शन हमने अनलीश की हुई है, इससे हो रहा है। बिजली, घरों का करप्शन है आपकी, ये वीट पे जो एक्सपोर्ट या सब्सिडी इस पे है, आपके फर्टिलाइजर के ऊपर है, आप बैंक्स के जो रेट्स हैं उनको देखें, उनमें है। इसमें थोड़ी है कि आप जी टैक्स नहीं दे रहा, भाई टैक्स देना चाहिए, वो तो बेसिक बात है। मगर जब फ्री फॉर ऑल का कल्चर होगा तो कैसे होगा? स्मगलिंग पे लगा देते हैं जी, स्मगलिंग हो रही है। भाई स्मगलिंग तो कहाँ हो रही है? स्मगलिंग स्मगलिंग का जो क्वांटम है वो बहुत थोड़ा है, और थोड़ी सी वो, उसमें सख्ती गर्मी हो सकती है, सबको डाइवर्ट कर दिया कस्टम्स की तरफ। तो ऐसा नहीं है। कितनी स्मगलिंग हो रही है? क्या कौन सी ऐसी चीज आ रही है जिससे जो है ना वो आपका जो है इंडस्ट्री बैठ गई है? मुझे तो ऐसे कोई, टायर आ रहे हैं तो आप, वो जो गैप होता है आपके मैन्युफैक्चरिंग का और आपका जो इंपोर्ट का जो गैप होता है, तो वो फेल होता है वहां से। और नहीं होना चाहिए, जाहिर है, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान का जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, पाकिस्तान की मीशत के ऊपर। शाह साहब, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में, आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी हमारी जो जिस पेस पे चलनी चाहिए वो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार होकर बहुत ही ज़्यादा डेड विंड हो चुकी है? किस तरीके से इसको रिवाइव करना चाहिए? इसके क्या अनासिर हैं? इसका कौन जिम्मेदार है? क्या पॉलिटिशियंस हैं या करप्ट हमारे हुक्मरान हैं? क्या क्या कहेंगे आप इस बारे में? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इस वक्त जो है, खासतौर पे फेडरल में, फेडरेशन में, अदरवाइज तो सिंध में तो चले एक पार्टी की हुकूमत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इसी तरह जो सूबों में जो है वो तो स्टेबिलिटी है। मगर जो फेडरल में है, वफाक में है, वहाँ पे इनस्टेबिलिटी है। और ये जो है, जो एक पार्टी है जिसके अपने 3.5 साल बड़े दर्दनाक थे, और जो कि खुद भी बैसाखियों पे ही आई थी, तो वो अब मुझे समझ में नहीं आता कि जो काम आपने खुद किया वो आप दूसरों को, अगर वो फैसिलिटी मिल जाए तो आपको क्यों एतराज होता है? आपको एतराज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसे आप खुद, जो मईशत का बुरा हाल पीटीआई गवर्नमेंट ने किया, आज तक पाकिस्तान उससे नहीं उठ सका। वो इन कंटिन्यूटी था, ज़ाहिर आइसोलेशन में नहीं था, मगर उनके जो सो कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर थे, असद उमर, असद उमर तो एचआर का आदमी है, उसको क्या पता मईशत का? वो तो एंग्रो में अगर ज्यादा दिन रहता, तो वो मुझे कोई बता रहा था कि वो कह रहे थे कि ये एंग्रो को बैंकरप्ट करा देता। तो ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनको कुछ नहीं पता, बेचारा को डिग्रियां भी नहीं है, ना इनका एक्सपोजर है, ना इन्होंने काम किया किसी इंटरनेशनल इदारे में, और ना इनकी कोई अच्छी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है। मिफ्ता इस्माइल है, प्रॉपर पढ़ा लिखा आदमी है, पीएचडी किया हुआ इकोनॉमिक्स में हार्वर्ड से, वो बात करता है, इट मैटर्स, इट मेक्स सेंस। तुम लोग तो ऐसी भाई उठाई गिरे टाइप लोग हो। शेडो तुम मिनिस्टर थे 5 साल फाइनेंस के, 2013 से 18 तक, तो तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं। हम आईएमएफ से नहीं लेंगे ना भाई, कैसे, क्यों नहीं लोगे, कैसे नहीं लोगे? ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दैट कि हम लेंगे नहीं लेंगे? जहालत की बात है। मईशत को इतना नीचे ले जाकर डबो दिया कि नहीं उठ सकी। अगर ये गवर्नमेंट 5 साल इनको रहने देते तो आप यकीन करें कि इनकी जमानतें जब्त हो जाती। इतना बुरा हाल इन्होंने कर दिया था पाकिस्तान का। और अब जो है वो एकदम सारे सिफिश्ता फरिश्ता सिफत बन गए। ऑल ऑफ देम आर सेम, ऑल ऑफ देम आर लाइक, प्रॉपर फ्रेंचाइज है नहीं किसी वोटर को, सिवाय शहरों के। को नो वोटर इज अलाउड टू वोट अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल एंड कॉन्शियस, ऐसा है ही नहीं।
तो अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी आ जाए, तो हमें जो है वो पाक फौज को इनवाइट करना चाहिए कि वो आके टेक ओवर करें। और जो है उसके बाद जो भी टेक्नोक्रेट्स हैं, जो भी बेस्ट ब्रेन्स हैं, उनका एक प्रॉपर निज़ाम बना के और उनके हवाले करते हैं कि वो हुकूमत को चलाएं। ये इलेक्शन में पैसे जाया करना, अरबों खरबों लगा देना और इस तरह के पॉलिटिशियंस आ जाएं नीचे से ऊपर तक, लोकल गवर्नमेंट का हाल बुरा, प्रोविंस का हाल बुरा, बस सारा माल मेरा, सारा माल मेरे बाप का, सारा माल मेरे बच्चों का। तो भाई इस तरह की मुझे तो जमहूरियत नहीं चाहिए। सर, अगर देखा जाए, जो अफ़गानियों को जो यहाँ पर लेकर आया गया, उनको बसाया गया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक किल्लत है, रिसोर्सेज की किल्लत है। आपको लगता है कि अफ़गानियों को पाकिस्तान में लाकर बसाने का फ़ैसला ठीक फ़ैसला था? इस तरह से करना चाहिए जैसे नेपाल है, नेपाल का सारा जो वो लैंडलॉक कंट्री है, वो भी जैसे अफगानिस्तान है, तो वो चिटागोंग में उनका ट्रेड चिटागोंग आता है, ठीक है। जी। और इधर आता है आपका कैलकाटा, और चिटागोंग में वो सारा ऑफलोड होते हैं। वहीं पे एग्जामिनेशन होती है, वहीं पे ड्यूटी टैक्सेस जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट, ये नेपाल गवर्नमेंट में वहां जमा होते हैं, तो ये लोग यहाँ लेते हैं इस पोर्ट पे लेके, वो जो ड्यूटी टैक्सेस वो जमा करते हैं वो उनको रिमिट कर देते हैं कि ये आपका माल है, ड्यूटी टैक्सेस आ गए। अगर वो चोरी चकारी होती है तो पीछे वो खुद फॉलो करते हैं, जो उनका ट्रेडर होता है जिसने माल मंगाया, उस पे आप सिर्फ अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे ये कर दें कि इनकी जो ड्यूटी टैक्सेस है अफगान गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स कराची पोर्ट पे, गवादर पोर्ट पे वो कलेक्ट करेंगे ड्यूटी टैक्सेस। बस सारी चोरी चकारी रुक जाएगी। एग्जामिनेशन करें जैसे पाकिस्तान में आता है, वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कंसीडर किया जाए कि एज इफ दे आर द गुड्स फॉर पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के लिए आता है माल, वो उसी तरह का उनका ट्रीटमेंट हो, ड्यूटी टैक्सेस जमा हो, उनका बैंक अकाउंट अलग हो, उसमें वो पैसे जमा हो जाए। उसके बाद आप हर महीने उनको रिमिट कर दें अफगानिस्तान गवर्नमेंट को कि भाई हमने आपके मद में ये लिया है। तो अगर ये माल पाकिस्तान में रह जाएगा, तो पीछे जो उसका ओनर है वो उसको आएगा कि भाई मेरा माल वापस वहां तक पहुंचाओ। तो जो कनाइवेंस है हमारे पाकिस्तान के लोगों की अफगानिस्तान के ट्रेडर के साथ, वो टूट जाएगी। क्योंकि वो तो फिर ड्यूटी टैक्सेस जो है, अगर वो 2 महीने, आप महीने के बाद ना करें, आप 2 महीने के बाद कर लें। वो इंश्योर करें कि ये माल अफगानिस्तान पहुंच गया है, वहां से सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान का, यहां से हम पैसे उसको रिमिट कर दें कि जी ये कंटेनर था, ये आ गया है हमारे अफगानिस्तान की टेरिटरी में, और इसके अगेंस्ट जो आपने पैसे वहां से लिए थे अब आप हमें भेज दें। ऑनलाइन ये उसी दिन भेजते हैं जब वो ऑथेंटिकेट करते हैं। तो इस तरह से जो माल अफगान ट्रांजिट के नाम पर आता है और पाकिस्तान की मार्केट में डंप हो जाता है, आपकी लोकल इंडस्ट्री को भी खराब करता है। ये जो एक्चुअल जो खराबी है, अफगानिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड की खराबी है। वो इसकी खराबी नहीं है कि अफगानिस्तान अफगानी आ गए 30 लाख 40 लाख, और वो आए भी थे तो 50 साल पहले आए थे, और बहुत से लोग वापस भी चले गए, और वो फ्लोटिंग इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। वो आना जाना लोगों का लगा रहता है, उसमें वो इन नंबर्स जो है वो नहीं है। तो उसको अगर आप प्रॉपरली देखें तो अफगानिस्तान के जो लोग हैं, फिजिकल उनकी प्रेजेंस इतनी मैटर नहीं करती, मगर ये जो आपके जो अफगान ट्रांजिट गुड्स हैं, उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है, और उसका ड्यूटी टैक्सेस एग्जामिनेशन जो पाकिस्तान में एंटर हो करके आप भेज दें उसको। बस इतना आप कर लें, आपका जो ग्रोथ है, आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है, आपकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से 30 to 40% जैकअप हो जाएगी। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने अपने कीमती वक्त से हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पाकिस्तानी दुनिया भर में जहां कहीं पर भी रहते हैं, वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान और उसके परचम को कहीं पर भी दागदार होने नहीं देंगे। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता करे, क़ुव्वत अता करे और तरक्की अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस अमेरिका।